हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास है वो जिसमें 100 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। शिक्षा दर्शन, नीतियाँ और विकलांगता से रिलेटेड जो अधिनियम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों को। यदि लगता है कि जो शिक्षा दर्शन, नीतियाँ और विकलांगता से रिलेटेड अधिनियम बहुत आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये क्लास एंड तक ज़रूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये क्लास है सच में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितने अध्याय और खंड हैं? तो इसमें मैं आप लोगों को सीधे सीधे आंसर बता देती हूँ, आप लोगों का रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। वैसे कुछ लोगों को पता भी है। इसमें है 17 अध्याय 102 खंड। याद रखना दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी 2016, पीडब्ल्यूडी 1995 अलग है, ये है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसमें है टोटल 16 अध्याय और 102 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है? विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इग्नू। प्रश्न संख्या 3 देखें। निम्नलिखित में से कौन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कौन सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत इनमें से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए नहीं है? पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता। कोई भी अधिनियम हमें असमानता करना नहीं सिखाता किसी के भी प्रति। अगला प्रश्न है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में कितने अध्याय और खंड है? इसमें कितने और अध्याय और खंड है? तो इसमें है 74 खंडों के साथ 14 अध्याय। अभी मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वो था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1916। उसमें कितने खंड और अध्याय है यदि आप लोगों को याद है तो कमेंट करना। अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट आप लोगों को। ये है पीडब्ल्यूडी में 74 खंड और 14 अध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है बिना बोझ के सीखना से संबंधित है? तो यशपाल समिति है दोस्तों, वो है बिना बोझ के सीखना से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन एसएसए का पूर्ण रूप है? एसएसए का पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, फुल फॉर्म एसएसए की। अगला प्रश्न है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत है वो कब हुई थी? भारत में सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो वो शुरुआत हुई थी इसकी दोस्तों 2020 में। प्रश्न संख्या 8 देखिए। निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया प्रकाश जावड़ेकर ने। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, एक बार फिर बता दूं, एंड तक बने रहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृतिवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? प्रकृतिवाद के जनक के रूप में यदि हम बात करें तो वो है दोस्तों एमिल जोला। अगला प्रश्न है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगता शामिल है? तो इसमें आप सभी को पता होगा, मैंने करवाया भी है ये टॉपिक। 21 डिसेबिलिटी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में आईआईएससी स्थित है? तो वो है दोस्तों बेंगलोर में। निम्नलिखित में से कौन आईआईएससी का पूर्ण रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न देखिए, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार कौन सी विकलांगता बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आती है? तो उसमें आती है दोस्तों एसएलडी और उसके साथ ही आती है एएसडी। ये दोनों जो हैं बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आती हैं। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा रखा है, यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देखना ज़रूर एक बार, बहुत अच्छी क्लास है। यदि आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी आज अलग लग रही है या समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गला जो है आज थोड़ा ख़राब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब शारीरिक या मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति की गति को सीमित कर देती है? तो तब किया जाता है दोस्तों डिसेबिलिटी, विकलांगता शब्द का। लेकिन आप जो है याद रखना, अभी वर्तमान में क्या विकलांगता की जगह किया जाता है? दिव्यांगता शब्द का इस्तेमाल।
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य है? भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो प्रशिक्षण नीतियों का विनियमित करने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण करने के लिए, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई वैध निकाय बन गई? तो ये बनी दोस्तों 22 जून 1992 को जो है वैधानिक तौर से आरसीआई बनाई गई। नेशनल ट्रस्ट एक्ट एनटीए की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों के पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल को जो है बढ़ाने के लिए है? तो इसमें आ जाएंगे बड़े कदम। ये भी मैंने आप लोगों को एनटीए के अंतर्गत कौन कौन सी जो योजनाएं आती हैं ये भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को करवा रखा है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MWC का पूर्ण रूप है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो वो हो जाएगी दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से RPWD एक्ट 2016 के अनुसार बौनेपन वाले वयस्क आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई सीमा कितनी है? यानी कितनी ऊंचाई से कम व्यक्तियों को जो है बौनेपन की श्रेणी में रखा जाता है जो डिसेबिलिटी है उसमें। तो वो यहाँ पे आता है दोस्तों 4 फीट और 10 इंच से जिस व्यक्ति की 4 फीट 10 इंच या इससे कम की ऊंचाई है वो बौनेपन की कैटेगरी में जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौनेपन का जो है प्रकार है? तो सिकल सिंड्रोम और रसेल सिल्वर सिंड्रोम जो दोनों है वो बौनेपन की कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? यदि हम बात करें तो वो है जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है कि बच्चे को सीखने के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? प्रकृतिवाद जो है वो बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर सीखने पर आधारित है। शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है? वो प्रकृतिवाद ही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जो है डाउन टू अर्थ का भी संकेत है? इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि प्रत्येक बच्चे को पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है? याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो प्रत्येक बच्चा है उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष RTI अधिनियम जो है लागू किया गया? तो आप लोगों को पता है RTI अधिनियम जो बना वो 2009 में लागू की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 में। CWSN की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं RTI अधिनियम 2009 में जो है दोस्तों शामिल है? कैपिटेशन शुल्क का प्रतिबंधित करता है, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है, शारीरिक दंड को रोकता है। ये सभी जो है RTI 2009 अधिनियम में शामिल है जो 1 अप्रैल 2010 को जारी हुआ था। इसमें है कि यदि कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो ट्यूशन नहीं करवा सकता, शारीरिक दंड किसी प्रकार को पिटाई जो बच्चों की है वो नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का उद्देश्य है? NCERT का उद्देश्य यहाँ पे कौन सा है? शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए, मूल्यांकन की वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित करने के लिए। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था? ये दोबारा से शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले मैंने करवाया था, सॉरी दोबारा नहीं, वो विश्व का था, विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था। ये यहाँ पे पूछा है भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसमें हो जाएगा BRAOU, ठीक है, वो क्या था? इग्नू। नेक्स्ट देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है? BRAOU, ये हो गया। अभी आगे देखिए,
भारत में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया था? तो ये किया गया था प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। कौन सा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम जो है भारत में स्टार्ट किया गया था? निम्नलिखित में से कौन नवोदय विद्यालय की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना ये नवोदय विद्यालय की विशेषता नहीं है। एनवीएस जो विद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन इग्नू के एनसीडीएस का पूर्ण रूप है? फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र। में आप लोगों को डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम कवर न हो और कम टाइम में जो है आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई भारत में एक पंजीकृत सोसाइटी जो है बन गई? तो 1986 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय पुनर्वास परिषद भारत में एक वैधानिक निकाय बन गई? तो 1993 में। वैधानिक निकाय भारत में बनी 1993 में। और यदि हम बात करें पंजीकृत सोसाइटी के रूप में आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी पंजीकृत सोसाइटी की यदि हम बात करें तो 1986 में। ये डिफरेंस आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई अधिनियम में संशोधन जो है दोस्तों किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया 2000 में किया गया। ये 3 क्वेश्चन है आरसीआई से रिलेटेड है लेकिन तीनों में डिफरेंस है, तो ये आप अच्छे से याद रखना, एक बार फिर देख लेना। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आरसीआई ने 45 दिवसीय मॉडल कार्यक्रम जो है दोस्तों विकसित किया है? तो वो किया है शिक्षकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन आईसीआईडीएच का पूर्ण रूप है? तो इसका होगा आईसीआईडीएच के पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट आईसीआई डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड, यानी हानि विकलांगता और विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? यूडीएल के पूर्ण रूप की यदि हम बात करें सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन। यूडीएल इसका उदाहरण कौन सा है विशेष शिक्षा में? यूडीएल निम्नलिखित में से कौन से विशेष शिक्षा में यूडीएल का उदाहरण है? असेसमेंट, विकल्प उपलब्ध, नियमित प्रतिक्रिया, ऑडियो विजुअल, टेक्स्ट जो ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये उपरोक्त सभी जो हैं यूडीएल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन यूएनसीआरपीडी का पूर्ण रूप है? यूएनसीआरपीडी के पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पीडब्ल्यूडी के जीवन भर घर और देखभाल सेवाओं की न्यूनतम गुणवत्ता का आश्वासन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है दोस्तों शुरू की गई? ये योजना मैंने आपको एनटीए और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो योजनाएं थी मैं एक बार फिर बता रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा, इम्पोर्टेंट क्लास है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो आएगी घरौंदा। नेशनल ट्रस्ट के तहत किस तरह की प्रेरणा योजना शुरू हुई? प्रेरणा योजना शुरू हुई विपणन योजना। पीडब्ल्यूडी के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है दोस्तों शुरू की गई? पीडब्ल्यूडी के नेशनल ट्रस्ट द्वारा जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए तो वो की गई बढ़ते कदम। सभी योजनाएं अलग अलग व्यवसाय, कोई योजना जो है व्यवसाय से रिलेटेड है, कोई जागरूकता से रिलेटेड है। ये जो पॉइंट है आप लोग याद रखना। बढ़ते कदम किससे है? जागरूकता से।
निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं हैं दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा दी जाती हैं? स्टेशन पर व्हील चेयर का प्रावधान, नेत्रहीन विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पर्श पथ, ट्रेनों से आरक्षित सीटें, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस की होगी एक चीज़, जहाँ कहीं भी लिफ्ट हो तो लिफ्ट के बाहर लिखा होता है अप डाउन, जो भी लिखा होता है उसके नीचे डॉट्स बने होते हैं, वो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए स्पर्श करके वो उनकी भाषा में ब्रेल में लिखे होते हैं अक्सर। निम्नलिखित में से इसके साथ ही जो है आप ट्रेनों में भी जो सीट नंबर है उसके नीचे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे ब्रेल के जो अक्षर हैं वो। नेक्स्ट टाइम देखना यदि आप चाहो तो। निम्नलिखित में से किस राज्य में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 लागू नहीं किया गया था? किस राज्य में नहीं किया गया था इनमें से? केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा NCPEDP का पूर्ण रूप है? विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र। निम्नलिखित में से किस वर्ष UNCRPD लागू हुआ? इसके लागू की यदि हम बात करें दोस्तों तो यह लागू हुआ 2008 में। निम्नलिखित में से कौन UNCRPD का प्रावधान नहीं है पूछा है दोस्तों? अवसर की समानता, अभिगम्यता, विकलांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान, ये सारे हैं, लेकिन अवसर की असमानता मैंने बता दिया, असमानता किसी में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष RPWD अधिनियम प्रारूप बिल जो है बनाया गया? तो RPWD अधिनियम का प्रारूप जो है बनाया गया 2011 में। एक भी क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, आप मिस मत करना। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा जब तक KVS टीयर फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक स्टूडेंट्स को यदि मैं टॉपिक के हिसाब से करवाती हूँ तो फिर शायद दोबारा से करवाने पड़ जाए आधे टॉपिक, तो इसीलिए मैं टॉपिक वाइज थ्योरी और क्वेश्चन फिर भी बाद में और लेके आऊँगी। उससे पहले तब तक मैं है आप लोगों को रोज़ MCQ की क्लासेस जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो आप लोगों को करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों का जो बेस है मजबूत हो जाए और इनमें से भी बहुत क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकलांगता अधिनियम ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को जो प्रतिस्थापित किया? 1995 की जगह जो नया अधिनियम आया दोस्तों वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर गलत टाइप हो गया, वो था विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, इसकी जगह प्रतिस्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता PWD अधिनियम 1995 में शामिल नहीं थी? 1995 में यदि हम बात करें तो वो नहीं थी दोस्तों बोनापन। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने इस पर भी क्लास बना रखी है ऑलरेडी, नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। 1995 के अंतर्गत आती है 60 डिसेबिलिटीज़ और जो 2016 वाला RPWD एक्ट है उसके अंतर्गत आती है 21 डिसेबिलिटीज़। उसके अलावा जो NTA है उसके अंतर्गत आती है 4 डिसेबिलिटीज़। निम्नलिखित में से कौन PWD अधिनियम 1995 का मुख्य उद्देश्य नहीं था? सामाजिक मुख्य धारा में PWD के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करना, बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए, विकलांग व्यक्तियों के रोजगार और पुनर्वास के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा कि बाधा उत्पन्न करना, हमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी, उनकी बाधा सॉल्व करनी है। निम्नलिखित में से कौन विकलांग अधिनियम 1995 का मुख्य प्रावधान नहीं था? ऊपर वाले में क्या पूछा था? 1995 मुख्य उद्देश्य नहीं था, यहाँ पे पूछा है मुख्य प्रावधान क्या नहीं था इसके अकॉर्डिंग। गैर भेदभाव, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, शिक्षा, अवसर की असमानता। अवसर की असमानता किसी में नहीं की जाएगी, याद रखना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा IDI कानून का मूल नाम जो था दोस्तों? तो इसका मूल नाम क्या था? विकलांग बच्चों को शिक्षा अधिनियम 1975।
निम्नलिखित में से कौन आईईपी का आवश्यक घटक है? आवश्यक घटक की यदि हम बात करें दोस्तों, आईईपी का आवश्यक घटक कौन सा? यहाँ पे हम दोस्तों बात करें निम्नलिखित में से कौन आईईपी का जो आवश्यक घटक है, तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन IDEA अधिनियम का जो है पूर्ण रूप है? तो विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी यहाँ पे है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के स्कूल छोड़ने का कारण हो सकता है? हाशियाईकरण, संसाधनों की अपर्याप्तता, वित्तीय कमी, ये सभी वे कारण हैं जिनके कारण छात्र स्कूल छोड़ सकते हैं। RPWD अधिनियम के अनुसार कौन सी विकलांगता जो है सेरेब्रल पाल्सी को कवर करती हैं? यानी जो सेरेब्रल पाल्सी है वो कौन सी विकलांगता के अंतर्गत आती है? वो एक शारीरिक है, बौद्धिक है, मानसिक है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में समझा रखा है, फिर मैं बता रही हूँ। ये जो है शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आती है। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का लकवा है जिसे हम मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं, तो वो शारीरिक डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि PWD के अंतर्गत 1995 के अंतर्गत था 3%, और अभी जो करंट में है RPWD एक्ट, उसके अंतर्गत इसे बढ़ाकर कर दिया गया है दोस्तों 4% सरकारी नौकरियों में। और यदि हम शिक्षा की बात करें तो उसमें 5%, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में विशेष ओलंपिक भारत का जो है मुख्यालय स्थित है? विशेष ओलंपिक भारत का मुख्यालय भारत में। निम्नलिखित में से किस शहर में, ये ऊपर वाला क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ये देखिए आप, निम्नलिखित में से किस शहर में विशेष ओलंपिक भारत का मुख्यालय स्थित है? दिल्ली में है। भारत में कहाँ पे? दिल्ली में। ऊपर वाला भी सही है दोस्तों। वो पूछा था कि विश्व में कौन से देश में है, तो वो भारत में है। भारत में यदि पूछे तो इसमें बता रखा है दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें भारत में कितने लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता विकलांगता से जो है पीड़ित थे? तो वो थे दोस्तों 2.68 मिलियन से अधिक आबादी जो है किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से जो है ग्रसित हमें देखने को मिली। पहली शिक्षा नीति किस वर्ष बनाएगी? शिक्षा नीति का वीडियो मैंने इससे पहले ही अपलोड किया है, आप लोगों ने यदि नहीं देखा तो देख लेना। फर्स्ट शिक्षा नीति 1968, सेकेंड 1986 और 1992 संशोधन, लेटेस्ट जो है न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यदि हम बात करें तो 2020। तो फर्स्ट कौन सी हो गई? 1968। RPWD अधिनियम 2016 के स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान में विकलांग व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय क्या है? मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, बाधा मुक्त पहुंच, उपचार में प्राथमिकता, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हैं दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाएं हैं 2016 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन DPEP कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं था? सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए, नामांकन में अंतर को कम करने के लिए, कुल स्कूल छोड़ने वालों को बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, कुल स्कूल छोड़ने वालों को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। कितने बच्चे जो हैं स्कूल छोड़ रहे हैं तो उनका नामांकन वापस बढ़ाने। निम्नलिखित में से किस वर्ष NTA की स्थापना की गई थी? NTA यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया 4 डिसेबिलिटीज आती हैं, तो 1999 में। द्वितीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई? फर्स्ट शिक्षा नीति मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, उसके साथ सेकंड शिक्षा नीति भी मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस करी थी, तो वो आई थी 1986 में। फर्स्ट 1968, इन 2 अक्षरों को लास्ट वालों को उल्टा कर दो तो 1986। तीसरी शिक्षा नीति भी मैंने आप लोगों को बताई थी जो लेटेस्ट है 2020। ये वाला टॉपिक मैंने फुल
डिटेल में कवर करवाया है, इससे पहले वाली क्लास में नहीं देखा है तो देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल है? यदि हम बात करें तो कॉलेज शिक्षा के लिए प्राथमिक, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, ये सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल है। चौथी शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 2020 में। दोस्तों ये तीसरी शिक्षा नीति है। 1968, 1986, 1992 में क्या है, इसमें संशोधन हुआ था तो उसे तीसरी के रूप में ले लिया गया है। NEP 2020 के अनुसार शिक्षण कार्य के चयन के लिए निजी स्कूल में शिक्षकों की भी आवश्यकता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्रदर्शन, साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। NEP 2020 मैंने डिटेल में बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो है कि यदि किसी को गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके कौन कौन से चरण होने ही चाहिए। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा और मेन एग्ज़ाम और साक्षात्कार, इंटरव्यू जो है, इतने चरण होने के बाद ही उसे शिक्षक बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का पूर्ण रूप है? यूनेस्को की यहाँ पे फुल फॉर्म जो है पूछी है तो वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, याद रखना। भारत में बधिरों 1977 के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा तक पहला स्कूल खोला गया था। भारत में जो है बधिरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पहला स्कूल कौन सी क्लास तक जो है दोस्तों खोला गया था? तो वो 10वीं क्लास तक। निम्नलिखित में से कौन CCPD का पूर्ण रूप है? CCPD के पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो वो है विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त। निम्नलिखित में से किस राज्य में दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी? वो की गई थी दोस्तों उत्तराखंड में। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ, सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में आने वाले हैं। DSSB के एग्ज़ाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी के जो एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि इनमें से आ सकते हैं, उस हिसाब से क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। SAID NIOS का केंद्र है जो निम्नलिखित में से किस समूह को सुविधाएं जो है प्रदान करता है? विकलांग छात्र, विकलांगता के बिना छात्र और भी दोनों। तो ये जो है दोनों को सुविधाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा SAIEDD का पूर्ण रूप है जो NIOS के केंद्र हैं? तो इसका पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो वंचितों के लिए शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान। मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट किस आयोग के तहत जो है दोस्तों बनाया गया था? यदि हम बात करें तो जो रॉयल कमीशन आया उसके तहत बनाया गया मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाया गया था, जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 का विषय था? यदि हम बात करें कि विकलांगों का जो वर्ष था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, वो कब घोषित किया था? वो 1981 को घोषित किया था। तो यहाँ पे पूछा है कि विषय क्या था उसका? विषय था पूर्ण भागीदारी और समानता। एक दुर्बलता है, दुर्बलता यानी इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है? एक सीमा जो एक व्यक्ति में आनुवंशिक है तब होती है जब एक व्यक्ति बाह्य कारकों पर आधारित एक स्थिति का सामना करता है। यह मानसिक, शारीरिक, एक संरचनात्मक कार्य में हानि या असामान्यता है। ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। 19 जनवरी 2005 को NCT और RCI के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक साथ कार्य करने पर लक्षित है। इस पर जो है इन दोनों ने समझौता करके जो है हस्ताक्षर किए। विकलांगता विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ शिक्षा तैयारी कोर्स देने के लिए न्यूनतम मानक योग्यता विकसित करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्यक्ति द्वारा कार्यात्मक प्रदर्शन और क्रिया के संदर्भ में छठी के परिणाम के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अक्षमता है वो छठी के परिणाम के रूप में प्रदर्शित होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको एक वीडियो इसका रिलेटेड बना रखा है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, एक बार बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म पूछी है अलियावर्सन राष्ट्रीय वाक और श्रवण संस्थान निरंजन। किसी शारीरिक अंग में विकृति के परिणामस्वरूप शरीर की संरचना और उद्भाव की असामान्यताओं के रूप में जानी जाती है, तो जानी जाती है दोस्तों छठी। छठी दोस्तों अक्षमता और विकलांगता तीनों अलग-अलग है, इसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। इनमें थोड़ा डिफरेंस है वो बताऊंगी। यदि कोई चीज परमानेंट हो जाती है तो वो विकलांगता में आती है, यदि शारीरिक और ऐसे छठी हो जाती है तो वो अक्षमता में आती है, और यदि कोई चोट लगती है किसी प्रकार की वो छठी में आती है। फिर मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। यदि कोई वरदान व्यक्ति ब्लाइंड पर्सन रेंजर चलाने का चुनता है तो वरदान जो है उसके लिए इसका कार्य करेगी, वो करेगी उसके लिए अक्षमता डिसेबिलिटी का कार्य।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का जो है दोस्तों मानकीकरण करना है। तो आरसीआई भारतीय पुनर्वास परीक्षण है जो पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करता है। नेक्स्ट है दिव्यांग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए आईवाईडीपी के सुव्यवस्थित प्रयास शुरू हुए तो वो हुए थे दोस्तों 1981 में। व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे मैंने पूरे ऑप्शन नहीं लिखे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। व्यवहार संबंधी समस्याएं आनुवंशिक प्रकृति की होती है, ये गलत है क्योंकि व्यवहार संबंधी समस्याएं आनुवंशिक जो है नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसके आधार पर दोस्तों? विकलांगता डिसेबिलिटी के आधार पर कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। एक चिकित्सा शब्द से मापआउट किया जा सकता है वो ये किसी व्यक्ति के किसी सामाजिक कार्य में जो है बाधा नहीं डालता, वो है असमर्थता जिसे ठीक किया जा सकता है, वो किसी प्रकार की सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालता है। मुख्य उद्योग के लिए यदि हम पहले विद्यालय की बात करें तो पहला विद्यालय भारत में कहाँ पे स्थापित किया गया था वो दोस्तों दिल्ली में। एनआईएलडी के पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। गामा क्षमता वाले व्यक्ति हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट है, इसकी पूर्व में मैंने इंस्टीट्यूट वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है इसकी डिटेल्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की यदि बात करें तो 1948 48 आ जाएगा, कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो सितंबर 26 1985 के अंतर्गत हो जाएगा। इस देश में अनपढ़ वयस्कों की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है तो वो है दोस्तों इंडिया में। बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम है। सही क्रम क्या है? सबसे पहले होता है रोग, उसके बाद में दुर्बलता यानी जिसे क्षति होती है, फिर होती है अक्षमता दोस्तों, क्षमता यहाँ पे हो गया अक्षमता, उसके बाद में एंड में होती है डिसेबिलिटी दिव्यांगता जिसे हम बोलते हैं। आज की क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो जो है रोज क्लासेस आप लोगों को एमसीक्यू से रिलेटेड और जो केवीएस जैसे का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फ्री में जो है ऑथेंटिक नोट्स हैं उनके हिसाब से जो संस्थान द्वारा बुक्स हैं ऑथेंटिक उन्हीं में से मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी, एकदम बेस्ट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। आप लोग सपोर्ट करिए। क्लास एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। धन्यवाद, आप सभी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।